सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। भारत बंद, किसने क्या पाया क्या खोया, कितना सफल रहा किसानों का ये दाव, समर्थन में उतरे सियासी दलों का एजेंडा किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाना था या सरकार को परेशान करना। ये सारे सवाल फिलहाल बहस का मुद्दा भी हैं और किसानों की बुधवार को होने वाली वार्ता से पहले जरूरी भी, क्योंकि इस बंद के जरिए सरकार पर दबाव की रणनीति अख्तियार करने का जो मंसूबा किसानों और राजनीतिक दलों ने बांध रखा है, वो 9 दिसंबर की शाम ढलते ढलते कहीं उस ट्रैक से ही न हटती हुई दिखे जिसके लिए किसान ठंड रातों का सितम झेलते हुए दिल्ली की सीमा पर उम्मीद के साथ डटे रहे। कश्मीर से केरल और गुजरात से असम तक कृषि बिल पर बवाल का 13वां दिन है और सरकार से 5 दौर की बात अब तक बेनतीजा रही। किसान समूचे कृषि बिल कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं तो सरकार संशोधन पर। 8 दिसंबर के भारत बंद से किसान और नेता दोनों सरकार पर कितना दबाव बना पाए हैं, ये पर्दा वार्ता की मेज पर उठेगा, क्योंकि किसान और उसका रहनुमा बना विपक्ष मानता है कि इसी बंद से 9 तारीख की वार्ता में समाधान के दरवाजे खुल सकते हैं। सरकार भी सब समझ रही है, तो इसी मुद्दे पर आज की बड़ी बहस। किसान अपने वजूद, खेत और अपनी मेहनत की कमाई के लिए बेमौसम सड़क पर हैं। ठंडी रात के सितम के बाद भी वो खुले में बैठकर सरकार से आस लगाए हुए हैं कि शायद कृषि कानून में उसके भले की बात कर सरकार उसे राहत दिलाए और वो घर वापस चला जाए। इसके लिए वो जतन कर रहा है, आरजू, आंदोलन और फिर चक्का जाम। लेकिन किसान के साथ सियासत का खेल खेल रहे 20 से ज्यादा विपक्षी दल अपनी राजनीति की फसल चमका रहे हैं। जब एक तरफ किसान सरकार से छठे दौर की वार्ता करने, अपनी मांगे मनवाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो ठीक उसी समय कांग्रेस, लेफ्ट, एनसीपी, डीएमके बुधवार को राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपनी रहनुमाई को सुर्खियां बनाने में जुटे होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर कृषि बिल में बदलाव के लिए हुई बैठकों में विपक्षी दलों ने आपत्ति क्यों नहीं जताई? विपक्ष ऐसा समाधान खोजने में सरकार की मदद क्यों नहीं कर रहा जो सभी को मान्य हो? बहरहाल अब दोनों पक्षों की उम्मीद 9 दिसंबर की बातचीत पर टिकी है। कृषि बिल पर समाधान की छठे दौर की बात 9 दिसंबर को होने जा रही है, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी एक पासा फेंका है। मंगलवार शाम 7 बजे 10 किसान नेताओं को शाम की चाय पर चर्चा के लिए बुलाकर शाह ने विपक्ष पर दबाव तो बढ़ा ही दिया। बड़ी बहस में भारत बंद आंदोलन और सियासत में चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता भास्कर घोष, कांग्रेस के नेता अजय अरोड़ा, किसान नेता परविंदर अवाना और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर स्वर्णकार जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भास्कर जी, आप ही को रुक कर लेती हूँ, क्योंकि भारत बंद का जब आह्वान किया गया तो आप लोग सीधे तौर पर यह आरोप लगाते रहे कि ये भारत बंद सिर्फ किसानों द्वारा नहीं, बल्कि विपक्ष अपने एक एजेंडे के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहा है। वो विपक्ष जो कोरोना काल में कहीं छुप गया था, अपना अस्तित्व तलाश रहा था, अचानक उसे ये मौका मिला तो वो इसे कैश कर रहा है और राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। अब क्योंकि भारत बंद की तस्वीरें हमने देख ली हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पहले बात तो आपने सही कहा कि विपक्ष का एक ही ऑब्जेक्टिव्स है इसमें कि विपक्ष किसी तरह से सामने आकर ये प्रमाण करना चाह रहे हैं कि वो भी राजनीति में हैं। आज किसान को लेकर जो राजनीति खेला जा रहा है, ये बहुत दुखद है जी। आप अगर फार्म बिल 2020 का पूरा फार्म बिल को पढ़े तो इसमें बहुत कुछ चीज़ ऐसा है जो कभी इस देश में हुआ ही नहीं था। और आज जो विपक्ष जो स्पेशली कांग्रेस जो हमारे ऊपर ये लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। आप 2011 में आप जानते हैं कमेटी बना था, जिस कमेटी में ये बोला गया था कि एपीएमसी को जो है वो लागू करना चाहिए। आज हमने जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो पहले से बढ़ाकर जो 2014 तक था उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया आज के दिन में, और प्रोक्योरमेंट के हिसाब से आज एवरेज पंजाब हरियाणा में 85 to 89% प्रोक्योरमेंट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है थ्रू डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट सिस्टम से। तो इसमें किन लोगों का फ़ायदा हो रहा था और किन लोगों का नुकसान हो रहा था, ये आकलन करना आज बहुत ज़रूरी हो गया है।
लेकिन विपक्ष हर बात पे, जैसे सीए एनआरसी के ऊपर भी विपक्ष ऐसे ही उनका रुख था, वैसे ही इनका एक ही एजेंडा है कि मोदी को घेरना। आज जब मोदी जी को घेरने के सवाल आता है तब इन लोग जो इनके फेवर में है, जो इस देश का हित में है, उसको भी राजनीतिक एजेंडा मानकर इन लोग ये अपोजिशन के रास्ते पे उतर आते हैं। रास्ते पे उतरना और राजनीति करना और देश का भला सोचना दो अलग बात है। तो आज जो भारत बंद हमने देखा, आप देख ही रहे हैं कि भारत बंद के इम्पैक्ट क्या हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्टेट में भारत बंद का कोई इम्पैक्ट ही हुआ नहीं आज तक जी। और हैंडफुल ऑफ लोग, बहुत ही कम गिने चुने लोग इसमें शामिल सर, हुए हैं। इससे पहले हम इस डिबेट को आगे ले जाएं, एक सवाल है मेरे जहन में, भारत बंद का असर आप किसे मानते हैं? वो भारत बंद जिसमें जगह जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है, टायर्स जला दिए जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है। अगर ये तस्वीरें आप देखना चाहते थे तो किसान नेता तो पहले से ही बोल रहे थे ना कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। अगर ये तस्वीरें नहीं देखने को मिली तो किसानों की बात भी तो कहीं ना कहीं सही साबित होती है। आप कौन से भारत बंद को देखना चाहते थे जिसको आप कहते हैं कि भारत बंद का असर नहीं देखिए, पहले बात है, भारत बंद मतलब भारत का सिर्फ गिने चुने राज्य नहीं, सारा भारत में अगर इसका इम्पैक्ट अब देखा जाता, मैं वो टायर जलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इम्पैक्ट कितनी लोग इनमें शामिल हुए हैं, कितनी लोग इनके समर्थन में आए हैं, इसका नंबर्स आप देखिए। स्टेट वाइज जो सारे दिन जो हमें देखने को मिला है आज, आप उसका नंबर्स देखिए कि कितनी सारे किसान इसमें शामिल हो गए हैं। और जो लोग शामिल हो गए वो किसान किस लेवल का किसान है, मतलब हमारे जो बंगाल का किसान है उसमें कितना किसान शामिल हुए, मध्य प्रदेश में कितना किसान शामिल हुए, ये आप देखिए पहले, उसके ऊपर आप आकलन कीजिए कि ये सक्सेसफुल बंद हुआ है। चलिए, आप इसको सक्सेसफुल बंद नहीं मानते हैं। पहले परविंदर अवाना जी का मैं रुख करती हूँ, इसके बाद में प्रोफेसर स्वर्णकार का भी मैं रुख करूंगी क्योंकि उनसे शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से हम स्थिति को आकलन कर पाएँ। अवाना साहब, यहाँ पर भास्कर जी ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि जो बंद किसानों ने बुलाया था वो बेअसर है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पास जनाधार तो है नहीं। ये बात अलग है कि विपक्ष सारा एकजुट होकर के आपके मदद के लिए सामने आ चुका है, आपके हक में आवाज उठा रहा है, जिसको लेकर के सरकार की तरफ से ही आपत्ति भी जता दी गई और सीधे तौर पर यह भी कहा गया कि विपक्ष एकजुट है क्योंकि आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। शायद मेरे काबिल दोस्त यही चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा, जहां जगह जगह आंदोलन हो, टायर फूके जाएं, गाड़ियां फूकी जाएं या रोड को जाम किया जाए, किसान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जहां हमें प्रशासन रोक लेगा, वो किसी भी क्षेत्र की बात हो, किसी भी स्टेट की बात हो, किसान वहीं अपना शांतिपूर्ण धरना देगा। यही हमने किया आज भी, भारत बंद के टाइम पे भी जहां प्रशासन ने हमें रोका वहीं अपना शांतिपूर्ण धरना दिया। एम्बुलेंस, किसी बच्चे की अगर कोई शिक्षा का बात है या किसी को इमरजेंसी है, वो हमने निकलने के लिए पहले ही अपने उनसे बोला है, किसानों से आग्रह किया था कि इन चीज़ों का ना रोका जाए, किसी को परेशानी ना हो हमारी वजह से। और मेरे जो सरकार में बैठे हुए काबिल दोस्त हैं जो कह रहे हैं जिस बात को कि भारत बंद का असर तब होता है और स्टेटों में होता अगर किसान शांति प्रिय ना होता, तो मुझे लगता नहीं है कि 3 कानून जो काले कानून हम पे थोपे गए हैं ये थोपे जाते। किसान हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने आया है, आज भी शांतिपूर्ण तरीके से रख रहा है। जहां बॉर्डरों पे इन लोगों ने हमें रोक दिया गया, वहीं पे हम बैठे हैं। अपनी 3 हमने वार्ता की, इन्होंने तीनों वार्ता हमारी विफल हुई है। कल की वार्ता और देखते हैं क्या होता है उसमें, उसके बाद हम बताएंगे क्या है क्या नहीं है। चलिए, आप जो अगली वार्ता होने जा रही है, छठे दौर की जो बातचीत होगी, उसके ऊपर आपको उम्मीदें हैं कि शायद कुछ नतीजा निकले, नहीं तो उसके बाद तय होगा कि आगे किसानों की रणनीति क्या है। प्रोफेसर स्वर्णकार साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगी, हमने भारत बंद देख लिया, हालांकि भारत बंद से पहले भी अगर छठे दौर की बातचीत को कॉल किया गया होता तो शायद आज ये तस्वीर भी देखने को नहीं मिलती जो हमें देश के कई हिस्सों से मिली। कहीं बंद का असर ज्यादा देखने को मिला, कहीं ना असर था। कुल मिलाकर के आप इसका आकलन किस तरीके से करते हैं और ये जो 2 दिन का डिले किया गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार भी क्या ये समझना चाहती थी कि कितना व्यापक असर पड़ेगा इस बंद का, उसके बाद देखा जाए कि कहां तक झुकना है मांगों को लेकर के, या फिर कहां लचीला रुख अख्तियार करना है, या फिर कहां पर बिल्कुल नहीं सुनना है, नजरअंदाज कर देना है इनकी तमाम मांगों को? आदरणीय मोदी जी 6 साल से किसान के हित में काम कर रहे हैं जी। और उसी में ये एक पहल है किसान का जो बिल है, और इसका पूरे भारतवर्ष में असर देखने को मिल रहा है। जैसे हमारे कांग्रेस भाई साहब ने के प्रवक्ता ने कहा कि असर तो न बिहार में देखने को मिला, न यूपी में देखने को मिला, सिर्फ दिल्ली के आसपास पॉलिटिकल पार्टी इसको हाईजैक कर रखी है इस बिल को, और वो चाहती है कि इसको किससे किसान को फायदा ना मिले। जबकि
सारी चीज मौजूद है, किसी चीज को छीनने की कोशिश नहीं किया सरकार ने। जबकि एमएसपी बढ़ाया है, उसके आर्थिक मूल्य को भी बढ़ाने की कोशिश किया है, इंटरनेशनल छवि बनाने की कोशिश किया है, इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने की कोशिश किया है इसको, और इससे किसान को फायदा ही हो रहा है, घाटा नहीं हो रहा है। इसीलिए किसान इसमें पूरी तरह से नहीं जुड़ा है। जबकि नेता जैसे योगेंद्र यादव ऐसे जो किसान कोई नेता नहीं है ना किसान है, वैसे लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जितने विपक्ष के लोग हैं वो उसको इस बिल को लेकर आगे लड़ाई बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसान का कोई बड़े नेता जो इंटरनेशनल लेवल पे इसके पर कोई वक्तव्य नहीं दिया, न भारतवर्ष के कोई नेता इस पे बहुत बड़े वक्तव्य दिया है। बिहार में तो इसको असर जरा सा भी देखने को नहीं मिला, एमपी में देखने को नहीं मिला, इवन बंगाल ममता बनर्जी के क्षेत्र में पूरा देखने को नहीं मिला। तो हम कैसे कहेंगे कि इस बंद सफल हुआ? चलिए, आपका ये सीधे तौर पर मानना है कि बंद सफल नहीं हुआ। हमारे साथ अजय अरोड़ा जी भी जुड़े हुए हैं। अरोड़ा साहब, सीधे तौर पर यहाँ पर तो आरोप ये लग रहे हैं कि विपक्ष ने स्थिति को कैश करने की कोशिश की, किसानों के आंदोलन को पॉलिटिसाइज किया और अपने बेनिफिट के लिए सिर्फ इसे हवा देने का काम किया है। दरअसल ये कानून तो किसान के हितैषी ही है। आखिर क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ पा रही है, या फिर विपक्षी सरकार के साथ एकजुट हो जाती अगर किसानों के इतने हितैषी हैं और एकजुट होकर के स्थिति का समाधान निकाल लेते? प्रीति जी, विपक्ष बड़ी ईमानदारी के साथ किसानों के साथ खड़ा है जी, और हमने नेतृत्व नहीं किया प्रीति जी, नेतृत्व किसानों ने किया है। हमने तो समर्थन दिया है कि हमारा अन्नदाता, हमारा धरती पुत्र। और आज जिस प्रकार से मैंने सुना, मेरे साथियों ने कहा कि कामयाब नहीं हुआ। क्या चाहते थे ये लोग? क्या चाहते थे? हाहाकार मचे देश में। ये चाहते थे एम्बुलेंस रोकी जाए, ये चाहते थे कि भोजन रोका जाए, ये चाहते थे सब्जी रोकी जाए, ये चाहते थे दूध रोका जाए, ये चाहते थे आग लगे, हाहाकार मचे। क्यों? भारतीय जनता पार्टी जितने वर्ष इनको आंदोलन का, डिमोन्स्ट्रेशन का जितना अनुभव इनको है, जितनी आग जनी, जितनी बसों, जितनी रेल, जितने भी काम बड़े बड़े हुए, इन 55-60 वर्षों में विपक्ष में बैठ के भारतीय जनता पार्टी ने किए। आज किसानों को साधुवाद देना चाहिए प्रीति जी। मुझे तो लगता था ये साधुवाद देंगे और ये बोलेंगे कि किस प्रकार भारत के किसान संगठित हैं और कितनी शालीनता से, कितने डिसिप्लिन से। अभी मैंने आपके चैनल पे देखा, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, और एक किसान की भी डेथ हो गई डेमोन्स्ट्रेशन में। आपको मालूम है प्रीति जी, मैं संवेदना प्रकट करता हूँ उस किसान के प्रति, उसके परिवार के प्रति। ये कैसा आंदोलन है, शांति प्रिय आंदोलन। और ये मैसेज क्या है प्रीति, इसको तो हमें सीख लेनी चाहिए। जितने हम पॉलिटिकल दल हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी हो, किस प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन किया आराम से, शांतिपूर्वक पूरे भारत में। और विपक्ष कह रहा है कि असर ठीक नहीं रहा, शर्म आनी चाहिए। चलिए, आपके इसी तो पॉइंट का सब जवाब जो है भास्कर घोष जी से ले लेते हैं। भास्कर जी, बिल्कुल ये सवाल मेरे जहन में भी है, क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो कुछ संज्ञाएं आप लोगों की तरफ से दी गई थी। आप लोगों में मैं स्पेसिफिकली बीजेपी का जिक्र नहीं कर रही हूँ, लेकिन लगातार ये शब्द आते रहे, सुनने को मिले, लिहाजा ये सवाल मेरा है। खालिस्तान तक से जोड़ा गया था कि खालिस्तान फोर्स जो है वो सक्रिय हो गई है और इस आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़काना चाहती है। लेकिन जब आप खुद कहते हैं कि भारत बंद की वो तस्वीर हमें देखने को नहीं मिली, तो मेरा मानना यही है कि क्योंकि हिंसात्मक तस्वीरें उस तरह की नहीं देखने को मिली, शांतिपूर्ण रहा, एम्बुलेंसेस जाने दिए गए, रेलगाड़ियों की आवाजाही पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। हालांकि कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर ज़्यादा लेफ्ट हावी था या फिर समाजवादी पार्टी जहां हावी थे। उत्तर प्रदेश से कुछ इस तरह की तस्वीरें आई हैं जो हमारे सामने, जो हमने रिपोर्ट भी दिखाई है। तो ऐसे में आप किसान आंदोलन को, जब देश भर से इस तरह की तस्वीरें तो आई हैं कि किसान धरने पर बैठे, NH8 पर बैठ गए, जाकर के हाईवेज पर जाकर के बैठ गए, तो अपनी मांगे तो वो उठा ही रहे हैं ना। आप किस तरह का भारत बंद एक्सपेक्ट कर रहे थे, और यहाँ के बाद अगर उनका शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद रहा तो आप ये पूरी मुहिम आगे कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? बात बनेगी क्या? क्योंकि आज अमित शाह साहब भी मुलाकात के लिए जब किसानों को बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी तो मंशा है ही ना कि स्थिति का समाधान निकाला जाए। देखिए प्रीति जी, पहले बात है, मुझे लगता है कि मेरा मित्र जो है अजय जी, उनको बहुत आज हताशाग्रस्त लग रहा है कि इस भारत बंद में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ जिस घटना लेकर उन लोग आगे का राजनीति कर पाएंगे। आज देखिए, भारत बंद के पहले ही सरकार ने 3 मेंबर कमेटी गठन कर दिया। सरकार के मंत्री माननीय तोमर साहब ने सबके साथ अपना
अपना बातचीत जारी रखें। तो भारत बंद किस बात की, मैं तो अजय जी को पूछता हूँ कि भारत बंद किस बात की? सरकार अगर सामने ना आए, कोई बातचीत ना करे तो बंद करो। आप तो बंद की सफलता की बात कर रहे हैं कि बंद शांतिपूर्ण हुआ, तो बंद हुआ क्यों? क्योंकि आज सरकार ने पूरा 3 दिन से सरकार के ऊपर साथ पूरा डिस्कशन चल रही है। सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सारे जो किसान यूनियन हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत करके सरकार बार बार आई थिंक 1 घंटा के अंदर बयान हम लोग दे रहे हैं, ऑफिशियल बयान दे रहे हैं, प्रवक्ता बात कर रहे हैं, मंत्री बात कर रहे हैं। ऐसा कोई मंत्री नहीं जो बात नहीं करता। आज रविशंकर जी बात किए हैं, आज जावड़ेकर जी साहब बात किए हैं, निरंतर बात चल रहा है। एक तरफ हम लोग बयान दे रहे हैं, एक तरफ बात कर रहे हैं, तो कहां बंद का परिस्थिति हो? अवाना जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अवाना जी, यहाँ पर सीधे तौर पर भास्कर जी का कहना है कि जब हम बातचीत कर ही रहे हैं, बातचीत के दौर लगातार जारी है, तो बंद बुलाने देखिए अखिलेश जी जाकर के वहां पे बंद, हम बात कर रहे हैं। ये जो बिल लाया गया था, ये कोरोना टाइम में लाया गया था। इनका क्या उद्देश्य था कि जो जिस कोरोना टाइम में लोग महामारी से जूझ रहे थे, उस कोरोना टाइम में बैठ के कमरे के अंदर बिल बना रहे थे। उन्होंने ये बिल, परमिंदर जी आपको उन्होंने ये बिल, आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी सुनी, आप सुनिए, चर्चा हो सकता है। उसके बाद ये बिल ले आए हैं और बात जो कर रहे हैं कि किसानों की, एक किसान नहीं है जो रोडों पे है, ये वही किसान है जो कोरोना टाइम में भी जो मजदूर दिल्ली के अंदर या कहीं फंसा हुआ था, उसे अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली से खाने का भी उपलब्ध कराया और उन्हें एक जिले से दूसरे जिले तक भी छोड़ा। ये वही किसान है और आज भी वही किसान है, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है और शांतिपूर्ण करता आया। 3 वार्ता विफल हुई, उसके बाद नई वार्ता जो होगी उसमें देखेंगे क्या होगा। हम इनसे यही कहना चाहते हैं, बातें ना करें, धरातल पे आके किसान का काम करें। किसान वो है, अन्नदाता है, जिस खाने को आपके टेबल पे जो परोसता है वो किसान है। आप गिनहरों से पानी किसान आज भी हमारे लिए भगवान है। अगर ले होता तो आप ये काम कर सकता हूं। ये आपके लिए इतना मंत्री पानी की शांतिपूर्ण तरीके से डिबेट करें सर। पानी आप छोड़ रहे हो, वो किसान पानी से नहीं डरता जो राजनीति शांतिपूर्ण तरीके से डिबेट करते हैं ना, सारे पॉइंट्स उठाते हैं ना, बहुत आसानी से सबकी बातों को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। सोनकर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, बिल्कुल जिस तरीके से अवाना जी ने जिस पॉइंट को उठाया, यहां पर इसमें कुछ मैं ऐड ऑन करना चाह रही हूं। शुरुआत में यही सरकार थी जिसने किसानों के ऊपर पानी की बौछार की, यही सरकार थी जिसने लाठीचार्ज भी किया, यही सरकार थी जिसने दिल्ली सरकार से पेशकश की थी कि राजधानी दिल्ली के स्टेडियम्स को जेल में तब्दील किया जाए, क्योंकि शायद पहले स्ट्रैटेजी कुछ और थी, लेकिन किसान माने नहीं, आपकी बातों में आई नहीं, वो बुराड़ी तक पहुंचे ही नहीं, लिहाजा वो स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो पाई। किसानों को तो किसान मानने से भी इनकार कर दिया गया था, जो मैंने पहले भी पूछा कि खालिस्तान फोर्स तक से जोड़ दिया गया था। जब सरकार किसानों को किसान ही नहीं मान रही थी, तो इतना लंबा तो खींचना ही था ना। 13 दिन से ऊपर हो गए, इसको हम किस तरीके से देखें? जब सरकार को एंड में लगा कि स्थिति अब कंट्रोल से बाहर जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तब एक्चुअल में सीरियस टॉक शुरू हुई। अमित शाह तक को अगर इस पूरे मामले में स्टेप इन करना पड़ रहा है, यानी कि अब तक आपने जितने नुमाइंदों को लगाया था वो तो इसमें कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे। नरेंद्र सिंह तोमर साहब का ही मैं जिक्र कर रही हूँ, पीयूष गोयल साहब का ही मैं जिक्र कर रही हूँ, जिसे इस पूरे मामले में समाधान निकालने के लिए उतारा गया था। मैं आप जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार इसको सफलता, ये तो सारी जो शांतिपूर्ण ढंग से जो प्रदर्शन हो रहा है, इसकी सारा श्रेय सरकार को जाना चाहिए। इसके पहले भी आंदोलन सर, किसानों को नहीं जाना चाहिए। अभी आपने एनआरसी और सीए का जिक्र जब किया था, हमने वो प्रदर्शन भी देखे थे राजधानी दिल्ली में जनवरी और फरवरी के महीने में, किस तरीके से हिंसात्मक वो हो गए थे, भले ही फंडिंग कहीं और की थी। यहाँ तो कोई हिंसा नहीं हुई। तो मैं वही तो सर कह रही हूँ ना, तो ये श्रेय तो किसानों को देना चाहिए, क्योंकि वो शुरू से कह रहे हैं कि हिंसा नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए इसके पहले हिंसा चाहते हैं किसान जो आराम से बैठा हुआ है, नहीं बैठने दिया जाएगा किसान शांतिपूर्ण धरना कर रहा है, उसे शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करने दिया जाएगा, उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। पड़ेगी कि कहां पर आप जो बॉर्डर है, ये नरेला के आगे जो बॉर्डर है, उस वहां पे किसान, सर सिंघू बॉर्डर पर ही तो किसान जमा हो रखे हैं, वहां तो हम देख रहे हैं कि लंगर चल रहा है, वहां पर भजन कीर्तन होते हैं। लेकिन आज अगर सफलता जो मिली है वो सरकार को मिली है, क्योंकि सरकार ने शांतिपूर्ण, वहां सारे बॉर्डर पे फोर्स लगा रखे हैं सरकार की, कोई भी दुर्घटना ना हो सके। और कोई आपने जैसे आपने कहा ना, खालिस्तान के उस बॉर्डर पे इसलिए सेना लगाया गया कि कोई खालिस्तानी आगे वहां बम ना फोड़ दे, कोई इस तरह की घटनाएं नहीं हो जाए। सरकार
सरकार तो पूरी तरह सतर्क है, हर तरफ बॉर्डर पे हर जगह सतर्क है कि कोई बाहरी आदमी ना आ जाए। सतर्क है, सरकार को किसान ही उग्रवादी और माओवादी बाहरी आदमी या कोई नहीं आए, सरकार को किसान ही उग्रवादी और माओवादी दिख रहा है। परविंदर जी, यहाँ पे किसान कितने हैं और किसान को दलाली करने वाला लोग कितना है? किसान की दलाली करने वाला लोग कितना है? देखिए, आप लोगों के कहने से किसान थोड़ी रह जाएगा। मगर भास्कर घोषी अभी भी आप ये मानते हैं कि वहां पर जितनी भीड़ है उसमें किसान कम बल्कि बिचौलिए ज्यादा दिखाई देते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता ज्यादा दिखाई देते हैं? योगेंद्र यादव कब का किसान हो गया? आपको बताइए ना, योगेंद्र यादव कब का किसान हो गया? अरे अखिलेश यादव कब किसान हो गए? राहुल गांधी कब किसान हो गए? जो लोगों का जमीन हड़प के बैठे, कन्नौज नहीं जाने दिया गया। जमीन हड़प के बैठे सर इस तरह से तो डिबेट नहीं हो पाएगी। लेकिन ठीक है, आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया तो मेरा सवाल यह कि अखिलेश यादव को कन्नौज तक तो जाने नहीं दिया गया। आप कहते हैं कि अखिलेश यादव मैदान में कूद गए, अब वो कोई ट्विटर पर अपनी बात भी ना रखे, क्या कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करे? क्या सारी बातें आपको बोलने के अधिकार थोड़े हैं? किसान सबसे ये आवेदन कर रहे हैं कि कोई राजनीतिक नेता मंच पे ना आए जी। फिर भी आज अखिलेश यादव कैसे धरने पे बैठ गए? कैसे वो कन्नौज तक जाएं? कुछ किसान से क्या हिरासत में ले तो लिया था आप लोगों ने? सीएम थे तब किसान के लिए क्या किए? इसके जवाबदेही मैं आपसे मांगता हूं। किसान को हर सरकार में मारा गया है और हर सरकार में लड़ता आया किसान, शुरू से लेके आज तक 70 साल से किसान लड़ता आया है। किसान की कभी किसी ने सुनी? आज ये किसान के ऊपर लुटेरे बिल्कुल लूटपाट करने के तौर पे बैठ चुके हैं। किसान अजय अरोड़ा जी के पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन पहले स्वर्णकार साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ। जिस कानून को लेकर के सरकार की तरफ से लगातार ये दलीलें दी गई कि ये कानून किसानों के उत्थान के लिए है, कृषि क्षेत्र में विकास के लिए है, यहाँ पर समस्या क्यों आ रही है? आप लोग कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, बातचीत के लिए जितने भी कानून के जानकार हैं उन्हें भी आप लोगों ने बिठाया, किसानों को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जब तक अगर इस बातचीत की बात की जाए तो हमें तो खबर यह है कि किसानों को कानून के बारे में बाकायदा बहुत तफसील से समझाया गया था। कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे? अगर इन कानूनों में कहीं कोई खामी नहीं है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है, तो क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे? मैडम आपने खुद ही कहा कि बीजेपी अकेले एक पार्टी, उधर विपक्ष में 20 लेकिन सर बातचीत के लिए तो आप ही लोग होते हैं ना सर। उस मीटिंग में आप कहां किसी विपक्षियों को शामिल कर रहे हैं? अभी मेरे काबिल दोस्त ने खुद कहा कि किसानों ने क्लियर कर दिया कि किसान किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है। 40 पॉलिटिकल पार्टी किसान शांति के लिए बैठा है, लेकिन वहां कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, किसान संगठन के लोग तो होते हैं। नॉर्थ ईस्ट का किसान क्यों नहीं है? बिहार का किसान क्यों नहीं है? हर स्टेट का किसान आ रहा है, हर स्टेट का किसान लग रहा है, हर गुजरात का किसान क्यों नहीं है? गुजरात के किसान यूपी गेट पर बैठे हुए हैं सर, क्या बात करते हैं? महाराष्ट्र के किसान बैठे हुए हैं, आप लोग तस्वीरें देखना ही नहीं चाहते। अगर आप होडल बॉर्डर की बात करते हैं तो वहां पर भी तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसा थोड़े है कि आपको सिर्फ सिंघू बॉर्डर पर या टीकरी बॉर्डर पर किसान दिखेंगे। सफल होना चाहिए था, महाराष्ट्र में भी सफल होना चाहिए था, ये आप कह रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छी बात थी शुरू में। अजय अरोड़ा जी एक बार कर लेती हूँ। अजय जी, जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज स्थिति को कैश कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगे कि कांग्रेस पार्टी ने ही इस आंदोलन को हवा दी, क्योंकि पंजाब से खुद खाना बंटवा रहे हैं, आपने बोले इसको आप किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे? प्रीति जी, पहला जवाब दे दूं जी। अभी घोष साहब ने कहा कि पहले तो उन्होंने बोला कि जितने भी आंदोलनकारी किसान है, किसान नहीं थे, नेता थे। पहली व्यक्तित्व उन्होंने ये दिया। दूसरा व्यक्तित्व ये दिया कि किसानों के मंच पे राजनीतिक लोग आए, तो दोनों चीजें अलग अलग होगी। इसका मतलब किसानों का आंदोलन, पहली बात तो ये। और जहां तक विपक्ष की बात है, आपने हवा देने की बात की, अरे हम तो नेतृत्व करने को तैयार हैं, इससे बड़ी हवा क्या हो गई? हम तो अन्नदाता के साथ हैं, धरती पुत्र के साथ हैं। आप देखो पहली बार आपने खुद अपना 10 साल में अन्नदाता के लिए क्या किया, ये तो बताइए। एमएसपी क्या था आपका, ये तो बताइए। अजय जी, सवाल आपसे है कि आप लोगों की 10 साल की सरकार में क्या कुछ किया गया था कांग्रेस द्वारा? कितना था, आज एमएसपी कितना है? कितना बढ़ गया एमएसपी? देखिए ये बताइए। 15 और आइटम एमएसपी के अंदर हमने लाए हैं। मेरे आपने कितना आइटम लाए? बात कर रहे हैं एमएसपी पे कानून क्यों नहीं लाते? एमएसपी से क्यों भागते हैं? कानून लाने से क्यों भाग रहे हैं वापसी? परविंदर जी, एमएसपी पे कानून क्यों नहीं लाते? हरियाणा मांग कर रही है, कानून आ जाएगा। कानून किसान तो मांग कर रहा है, डिबेट ही तो इसी मुद्दे को लेकर की है ना कि एमएसपी को लेकर की जिस चीज को लेकर के मुहिम शुरू की गई, सरकार बाकी सारी बातें करने को तैयार है, लेकिन एमएसपी को लेकर के स्पष्टता कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। इफ्स एंड बट्स का सवाल कहां उठता है जब एमएसपी को लेकर के आप कहते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा? लिख दीजिए ना कानून में। नहीं प्रीति जी, मेरा एक पॉइंट बोलना पड़ेगा मुझे। एमएसपी से गवर्नमेंट का बाइंग हो रहा है,
एमएसपी से नीचे कौन खरीद रहा है? ये दलालों खरीद रहे हैं, और इसको बंद करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर चलिए, तो कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। एमएसपी को ही लेकर के किसानों से द्वारा लगातार मुहिम भी छेड़ी जा रही है। बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, भारत बंद से लेकर के बाकी तमाम प्रोटेस्ट हम लोग देख चुके हैं। इस बीच जिस तरीके से छठे दौर की बातचीत किसानों की होने जा रही है, देखना यही है कि इस बातचीत में कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। भास्कर घोष साहब, प्रोफेसर स्वर्णकार साहब, अवाना जी और अजय अरोड़ा जी, आप लोग हमारे साथ स्टूडियो में आए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा प्रणाम।